हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो आज के दिन वीडियो आया है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो जरूर इस वीडियो को यहाँ पे देख लेना, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप ये गलती करते तो कभी पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो जरूर इस चीज़ को सीख लेना। इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है। ठीक है, एंड चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो इन्फोसिस के साथ। इन्फोसिस आईटी सेक्टर की हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। ठीक है, एंड इन्फोसिस से रिलेटेड दो अपडेट्स हम लोग को कवर करना है। पहला अपडेट है दोस्तों कि क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, कौन सा क्वार्टर, तो अभी क्वार्टर 3 तो खत्म हो गया। क्वार्टर 4 की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुकी है कि इन्फोसिस के क्वार्टर 4 के नंबर्स हम लोग को 17 अप्रैल को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ कंपनी विल ऑल्सो कंसिडर फाइनल डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 ऑन द सेम डेट। दो चीज़ें हम लोग को 17 तारीख को इन्फोसिस से रिलेटेड देखने को मिलेगी। एक तो कंपनी अपना क्वार्टर 4 का नंबर भी बताएगी, एंड डिविडेंड भी कितना अनाउंस किया है उन्होंने, फाइनल डिविडेंड, वो भी हम लोगों को सुनने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अभी ऐसा तो पहले बोल नहीं सकते कि डिविडेंड देंगे ही करके, बड़ा भाई इतने 20 25 30 कितने सालों का रिकॉर्ड है इनका कि हमेशा इन्होंने अनाउंसमेंट यहाँ पे की है करके। इस वक्त भी यहाँ पे डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो ही जाएगा, और ऊपर से फाइनल डिविडेंड है तो यूजुअली होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फाइन, देन अगर हम लोग इन्फोसिस से रिलेटेड सेकेंड न्यूज़ के अपडेट की बात करें तो आप सभी लोगों को याद होगा 2023 का ये हम लोग को केस देखने को यहाँ पे मिलता था। ठीक है, कहाँ का ये केस देखने को मिलता था, यस, अमेरिका से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो यूएस साइबर इंसिडेंट हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रहा था, उससे रिलेटेड ये जो केस था, फाइनली इन्फोसिस रेडी हो चुका है भाई कि चलो इस चीज़ को यहाँ पे सेटल कर लेते हैं। कैसे, जो भी फाइन जो यहाँ पे रहेगा, पैसे रहेंगे वो भर देंगे। कितना, $17.5 मिलियन यहाँ पे वो रेडी हो चुके हैं इन्फोसिस पे करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो रोज़ बार बार वो चीज़ें यहाँ पे आती रहती है, अनसर्टेनिटी बढ़ती रहती है, आगे ग्रोथ एग्जैक्टली देखने को नहीं मिलती है, तो ऐसे चीज़ों को यहाँ पे रोक ही देना यहाँ पे ठीक ही रहेगा। ठीक है, ये मैं मेरे साइड से यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि चलो इन्फोसिस ने इस चीज़ को एग्री यहाँ पे कर लिया है। तो चलो ये जो 2023 का ये जो केस रहेगा साइबर इंसिडेंट वाला, ठीक है, ये हमेशा के लिए अभी हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को मिल जाएगा। फाइन, देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इंडसइंड बैंक, यस, इंडसइंड बैंक तो भाई फोकस में रहता ही है। एंड अगर देखा गया तो ये एक चीज़ काफ़ी लोग गलती करते हैं, मतलब मैं तो पता नहीं मुझे अभी मैं कितनी बार ये चीज़ को मैं रिपीट करके बोल भी चुका हूँ, बट फिर भी आई डोंट नो कि लोग पूरा वीडियो देखते हैं नहीं देखते, या फिर देखते तो भी एकदम मतलब कम रिटेंशन पावर रहती है। मतलब क्या है कि सुन तो लेते हैं बट समझ नहीं आता है, आई डोंट नो। मतलब देखिए, इंडसइंड बैंक की अगर बात करें, चलो पहले तो मैं एक खबर आपके सामने रखना चाहूँगा। कौन सी खबर है कि जो लोग पूछ रहे थे अरे सर हमारे डिपॉजिट्स का क्या होगा, दोस्तों मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया है कि शेयर मार्केट ये एक अलग पार्ट होता है और डिपॉजिटर एक अलग पार्ट होता है। ठीक है, आरबीआई का फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों जवाब आ गया कि आरबीआई ने यहाँ पे रीअश्योर किया है, किसने, आरबीआई ने, कि डिपॉजिटर भाई आप यहाँ पे मतलब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंडसइंड बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो स्टेबल है। ठीक है, ये डिपॉजिटर के लिए होता है भाई, ये शेयर होल्डर के लिए नहीं। ठीक है, काफ़ी शेयर होल्डर को ऐसा लगता है कि भाई हाँ ठीक है अभी मतलब बैंक को कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, आरबीआई का काम शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करना मतलब क्या, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है भाई डिपॉजिटर का कॉन्फिडेंस बनाए रखना। अभी मुझे बताओ, यस बैंक 350 400 पे चलता था, ठीक है, तभी भी आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने बचाया कि नहीं, बैंक को बचाया। क्यों बचाया, किसके लिए बचाया, डिपॉजिटर के लिए। भाई लोगों का भरोसा बना रहना चाहिए बैंक्स के ऊपर, बड़े बड़े बैंक्स के ऊपर। ठीक है, वो आपके शेयर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। शेयर देख लीजिए, शेयर कितने पे चलता है, 10 15 20 के आसपास चलता है, कौन सा, यस बैंक का। तो आरबीआई की जिम्मेदारी वो नहीं है कि भाई आपको पैसे बना कर दे करके, आरबीआई की जिम्मेदारी भाई डिपॉजिटर को सुरक्षित रखा जाए, जो कि उन्होंने यस बैंक में बखूबी निभाया। बाकी एसबीआई को लेकर आगे, दुनिया भर के और बैंक्स को लेकर आगे, उसमें पैसा डाल दिया एंड बाद में अनाउंसमेंट कर दिया भाई जिसको जो निकलना निकालो, बहुत पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी है। एंड बाद में लोगों को पता चला कि भाई बैंक स्टेबल है, यस बैंक, तो वो बच गया। इसका अर्थ ये नहीं कि यस बैंक का शेयर वापस जाके 400 500 हो जाएगा करके। शेयर अगर वापस 400 500 करना है तो वापस कंपनी को अच्छे नंबर दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों को समझो, इसको मिक्स मत करना। काफ़ी लोग इसको मिक्स करते रहते हैं। सेम वही चीज़ इंडसइंड बैंक से रिलेटेड भी लोग चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। अरे सर डिपॉजिटर का पैसा क्या होगा, मेरे एफडी का क्या होगा, भाई एफडी से रिलेटेड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, जो कि अभी आरबीआई ने यहाँ पे बोल दिया है। हाँ, शेयर ये एक अलग खेल होता है। ठीक है, उसको यहाँ पे कभी मिक्स मत करना। आई होप अभी मैंने इतनी बार रिपीट किया आपको समझ में आया होगा।
देन अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो आरबीआई का ही स्टेटमेंट है, आप देख सकते हो, उन्होंने बोला इंडसइंड बैंक वेल कैपिटलाइज, फाइनेंशियल पोजीशन रिमेन सेटिस्फैक्टरी, ठीक है, तो ये उन्होंने बोल के रखा हुआ है, फाइन। देन आगे यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अमेरिका के बिना तो भाई कोई भी टॉपिक खत्म होता ही नहीं है, ठीक है, आपको पसंद आए या ना आए, ठीक है, आपको तो ये चीज़ें देखनी सुननी यहाँ पे पड़ेगी, मतलब ध्यान में तो रखना ही यहाँ पे पड़ता है, क्योंकि वही से इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है दुनिया भर के बाजार के ऊपर। सो फिलहाल अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इलॉन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रंप, इनकी जो शुरुआत यहाँ पे हुई थी, ठीक है, अभी आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे इलॉन मस्क की बात कर ले, ठीक है, अभी इलॉन मस्क कौन है भाई, ये एक बिजनेसमैन है, ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज इनको हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, बट अभी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल गया कि इनका पॉलिटिक्स में रुचि काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है। बिजनेसमैन भाई पॉलिटिशियन का साथ तो होना ही चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने में कंट्री में चले जाओ, ये चीज़ें, ये समीकरण नहीं बिगड़ता है, बट अभी प्रॉब्लम क्या हो चुका है कि उनका फोकस मैक्सिमम बिजनेस के ऊपर नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में ही देखने को मिल रहा है। इसलिए अगर आप देखोगे तो ना टेस्ला से रिलेटेड ना सर्वे किया गया था, किस चीज़ का सर्वे कि टेस्ला की गाड़ी खरीदोगे क्या, कहाँ पे, जर्मनी में हुआ था। 94% ने यहाँ पे बोला कि नहीं भाई हम तो टेस्ला की गाड़ी नहीं खरीदेंगे करके, ठीक है। अभी ये जो सर्वे किया है उसके लिए कितने का सैंपल लिया गया है, तो 1 लाख जर्मन लोगों का सैंपल यहाँ पे लिया गया, जहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई 94% ने कि हम लोग नहीं खरीदेंगे टेस्ला की गाड़ी, बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं खरीदेंगे, ठीक है। सो ऑलरेडी अगर हम लोग बात करें तो टेस्ला की हालत खराब देखने को मिल रही है, वो नीचे यहाँ पे आ रहा है, चाइना में भी दिक्कत देखने को मिल रही है, यूरोपियन मार्केट में भी दिक्कत देखने को मिल रही है, जर्मनी में भी सर्वे करने के बाद मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं कि हम नहीं खरीदेंगे करके। और इसका अर्थ ये नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल कम हो रही है, नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल तो आप देख सकते हैं 27% हम लोग को जंप करते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है, 2023-24 का डेटा की बात करें, बट टेस्ला की जो सेल्स है वो 41% तक रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, जो कि हम 2023 कह सकते हैं। मतलब ईवी की सेल्स तो बढ़ रही है, बाकी ईवी ब्रांड बेचे जा रहे हैं, ठीक है, बट टेस्ला के जो ब्रांड्स है, जो गाड़ियाँ है, वो काफ़ी कम हम लोग को बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और ये सबसे बड़ा बिगेस्ट रेड फ्लैग टेस्ला से रिलेटेड, जो कि जर्मनी की अगर हम बात करें, उनका फ्यूचर वहाँ पे काफ़ी खतरे में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी अगर आप बोलोगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, फैक्टर क्या है इसके पीछे का, ठीक है, अगर आप इतने लोगों को पूछते हो तो ऑब्वियसली हर किसी का अपना अपना अलग अलग रीज़न हो सकता है, बट मेजरली काफ़ी लोगों ने जो बात यहाँ पे बोली है, उन्होंने एक ही बात बोली कि खास करके वही चीज़ कि जो इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें, उनका जो फोकस जो हम लोग को देखने को मिल जाता है इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स में, ठीक है, पॉलिटिक्स में एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नजर आ जाते हैं, ठीक है, उसमें गलत नहीं है, बट जैसे कि पहले इलॉन मस्क पूरा बिजनेस के ऊपर फोकस करते थे, वो फोकस अभी नज़र नहीं आता है, उनका ज़्यादा फोकस यहाँ पे इलेक्शन, वहाँ पे कैसे प्रमोशन यहाँ पे किया जाए, आगे कैसे यहाँ पे बढ़ाया जाए, उसी के ऊपर फोकस यहाँ पे रहता है। और हर एक पॉलिटिक्स में अभी उनका इंटरफेरेंस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग डिसअपॉइंटमेंट, मतलब नाराज यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर हम लोग यूरोप की अगर बात करें तो वैसे भी इलॉन मस्क के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी रहता है कि बार बार पॉलिटिकल मिडलिंग यहाँ पे क्यों करते रहते हैं, इंटरफेयर क्यों करते रहते हैं, तो ये तो चीज़ें यहाँ पे जारी है। सो मतलब कहने का कंक्लूजन यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल भी मैक्सिमम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है नहीं ट्रम्प नहीं, इलॉन मस्क की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनके टेस्ला को लेकर ये सर्वे में चीज़ें यहाँ पे पाई जा चुकी है, ठीक है। अभी देख लेते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग वैसे भी टेस्ला की अगर हम लोग बात करें तो हालत काफ़ी हम लोग को खराब देखने को मिले, ठीक है, 6 महीने में आप देख सकते हो, पहले जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे जीत गए तो टेस्ला में एकदम ज़बरदस्त तेजी, बट बाद में आप देख सकते हो जो चीज़ें यहाँ पे हुई है टोटली अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है, ऐसा लगा था कि ये दुनिया को साथ लेकर चलेंगे, बट ऐसा लग रहा है कि इनको अकेले ही आगे यहाँ पे बढ़ना है। एंड धीमे धीमे करके आप देख सकते हो कि जो बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि दुनिया भर में बॉयकॉट अमेरिका, यूएसए के नारे लगते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ऊपर से आप देख सकते हो ऑलरेडी टेस्ला 50% डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो काफ़ी तकलीफ यहाँ पे हो रही है इनको। देन अगर हम लोग बात करें तो हमारे इंडिया से रिलेटेड, हमारा इंडिया भी अभी अमेरिका को क्या कोई जवाब देगा या नहीं, तो वो एक देखने वाली बात है। बट फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं रिपोर्ट के जरिए जो एक पॉइंट हमारे सामने आ रहा है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि ट्रंप के टैरिफ की जो तारीख है वो नज़दीक आ रही है। जो धमकी उन्होंने दे के रखी है कि 2 तारीख को रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला है, ये पहले से तारीख इसीलिए दिया है ताकि इंडिया जो कुछ भी उनके डिमांड्स है उनको फुलफिल कर सके। सो अभी ऐसा लग रहा है कि डिमांड ये है दोस्तों कि अमेरिका हमारे देश में बिजनेस बढ़ाना चाहता है, ठीक है, मतलब अमेरिका के सामान हमारे देश में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और इस चीज़ के लिए वो क्या कर रहे हैं कि रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब जैसे कि चाइनीज़ गुड्स की बात कर ले, अगर चाइना वाले कहाँ पे अच्छी तरीके से बिजनेस कर रहे, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल में अच्छा काम कर रहे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अमेरिका चाहता है कि भाई वो अपनी चीज़ों को, ठीक है,
इंडिया में यहाँ पे एक्सपोर्ट करे, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं उनकी चीज़ें इंपोर्ट करे और चाइना के सामान को वहाँ पे रिप्लेस करे करके, ताकि अमेरिका का बिजनेस यहाँ पे बढ़े और जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका फेस करता है हमारे साथ, हम ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं, उसको वो कम करना यहाँ पे चाहते हैं। तो ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा है। तो इसलिए आप देख सकते हो रिपोर्ट के जरिए बोला जा रहा है कि ये चीज़ें प्लान हो रही है कि ऐसे एरिया आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जहाँ पे अमेरिका के सामान, ठीक है, बाकी कंट्री को, खास करके चाइनीज जो माल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, गुड्स देखने को मिल जाता है, उसको रिप्लेस किया जाए, ठीक है। सो इसी के ऊपर काम यहाँ पे चल रहा है। ऐसी बातें हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है और इसके पीछे का एक ही रीज़न है भाई कि टैरिफ यहाँ पे लगना नहीं चाहिए, उसको अवॉइड करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप सब लोगों को पता ही है कि हम उलझना नहीं चाहते हैं अमेरिका के साथ, क्योंकि वैसे भी ट्रेड सरप्लस में हम लोग चलते हैं। एंड अगर एक बार अगर आप उलझ गए तो आपको पता ही है ट्रेड वॉर में क्या हो जाते हैं, फिर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि चाइना हो चुका है, यूरोपियन यूनियन हो चुका है, ठीक है, और आपकी इकोनॉमी फिर तहस तहस हो जाती है। तो इसलिए फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि इंडिया वाले ये एक नई अभी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि रिप्लेस किया जाए ऐसे सामान उनको कि जहाँ पे अमेरिका की चीज़ों को यहाँ पे लाया जाए। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे कि अमेरिका के सामान अगर यहाँ पे आते हैं तो टैक्स भी काफ़ी हेवी हो सकता है, तो उसको भी कम करने की बातें होंगी। मतलब क्या रहेगा कि अगर मान लो चाइना की अगर कोई चीज़ 100 रुपये में आपको यहाँ पे मिलती है फॉर एग्जांपल, एंड अगर कल वही चीज़ अमेरिका की 90-95 में अगर मिल गई तो ऑटोमेटिकली लोग वो चीज़ खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो इसके ऊपर फोकस हम लोग को अमेरिका का जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट्स चल रहे हैं, ठीक है, रिपोर्ट के जरिए चीज़ें चल रही है। जैसे मैंने कहा कि 2 अप्रैल आते आते हम लोग को ऐसे बहुत सारी खबरें सुनने को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली वहाँ एपिसोड तो 2 अप्रैल को ही रहेगा कि एग्जैक्टली क्या होगा करके, ठीक है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन करके आपके सामने रखे। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।